रॉल्स ने न्याय को उदार बना दिया, शासन को कल्याण की सरकार बना दिया। अधिकतम स्वतंत्रता, हीनतम को लाभ। अधिकतम स्वतंत्रता, हीनतम को लाभ, इस सूत्र को न्याय का आधार बना दिया। नमस्कार, मैं हूं सरिता चौधरी। राजस्थान सरकार व वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा प्रोग्राम, जिसका तकनीकी सहयोग मिशन ज्ञान के द्वारा किया गया है। बच्चों, इस प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे न्याय की अवधारणाएं, और इन प्रमुख अवधारणाओं के अंतर्गत अब तक हम लोगों ने प्राचीन न्याय अवधारणा, मध्यकालीन न्याय अवधारणा और आधुनिक न्याय अवधारणा के बारे में जाना। आधुनिक न्याय अवधारणा के इसी क्रम में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। जॉन रॉल्स का जन्म अमेरिका में 1921 में हुआ और 2002 में इनकी मृत्यु हुई। बच्चों, अब तक जितने भी हम लोगों ने न्याय संबंधी विचारक पढ़े हैं, उन विचारकों में सबसे आधुनिक विचारक जॉन रॉल्स के बारे में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। ये अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पद पर कई वर्षों तक नियुक्त रहे। उस पद को इन्होंने सुशोभित किया, और ये आदर्शवादी विचारक कांट के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे, और मुख्यतः कांट के भी इस विचार से कि व्यक्ति स्वयं में साध्य है। आदर्शवादी विचारक कांट ने कहा कि व्यक्ति स्वयं में साध्य है। उससे प्रभावित होकर इन्होंने कहा कि आत्मन साध्य से पूर्व, यानी कोई भी लक्ष्य स्वयं से बड़ा नहीं हो सकता, व्यक्ति से बड़ा नहीं हो सकता। इस तरह प्रतीत होता है कि जॉन रॉल्स की जो विचार व्यवस्था थी या उसका विचार दर्शन था, उस विचार दर्शन के अंतर्गत इन्होंने व्यक्ति को प्रमुखता दी, और न केवल व्यक्ति को प्रमुखता दी अपितु व्यक्ति की गरिमा को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया। जॉन रॉल्स के न्याय संबंधी विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही प्रासंगिक है, और वर्तमान कल्याणकारी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं को इनको मानक बनाकर, आदर्श बनाकर व्यवहार रूप में लागू करने का प्रयास किया जाता है। जॉन रॉल्स की एक प्रसिद्ध कृति ए थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971, इसके अंतर्गत जॉन रॉल्स ने कहा है कि किसी भी आदर्शवादी या किसी भी उत्तम समाज के लिए न्याय एक महत्वपूर्ण शर्त है। बिना न्याय के कोई भी समाज न तो अपना विकास कर सकता है, और यह भी नहीं कर सकता कि वह अपने आप को उत्तम स्थिति में स्थापित कर सके। यानी विकास के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि उस समाज में न्याय की स्थापना हो। कई विचारकों का मानना है कि समाज में न्याय स्थापित करने के फेर में समाज की प्रगति बाधित हो जाती है, परंतु जॉन रॉल्स का मानना है कि विकास के मानक तभी तय किए जा सकते हैं, विकास की वास्तव में तभी स्थापना की जा सकती है जब उस समाज में पहले न्याय की स्थापना हो। इनकी एक और कृति जस्टिस एज ए फेयरनेस ए रीस्टेटमेंट 2001 के अंतर्गत इन्होंने न्याय को फेयरनेस कहा है। न्याय के मुख्य विषय के बारे में ये कहते हैं कि न्याय प्राथमिक वस्तुओं का वितरण है, और वह समाज की एक आवश्यकता है, और बिना न्याय के समाज किसी भी रूप में, चाहे वह आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो या अन्य कोई रूप हो, किसी भी रूप में जब तक न्याय की स्थापना नहीं की जा सकती, तब तक समाज प्रगति नहीं कर सकता। इनके न्याय सिद्धांत के अंतर्गत विभेद का नियम लागू होता है, या इन्होंने अपने न्याय को स्पष्ट करने के लिए विभेद के नियम के माध्यम से या विभेद के नियम के द्वारा स्पष्ट किया है। अब विभेद का नियम क्या होता है? जॉन रॉल्स कहते हैं कि किसी भी समाज में यदि न्याय स्थापित करना है, तो वहाँ पर यदि लोगों में असमानता, यानी कुछ विभेद किया जाए, कुछ भेदभाव किया जाए, तब भी वह न्याय है। असमानता किए जाने के बावजूद भी न्याय है। कैसे है? जैसे ये कहते हैं कि माना कि दो व्यक्ति विकास पथ पर दौड़ते हैं, 1 और 2। अब जो ये 1 है वह निर्बल है, कमज़ोर है, शारीरिक रूप से असक्षम है, और वह किसी भी रूप से इस दौड़ में लगातार बने रहने के योग्य नहीं है। और 2 है, वह हष्ट पुष्ट है, सबल है, और वह लगातार इस
चीज़ का अभ्यस्त भी है क्योंकि वह समाज की मुख्य धारा के अंतर्गत है। अब इन दोनों की दौड़ यदि इसी लाइन से स्टार्ट होती है तो यह गलत है। अब इस एक को भी विकास प्रदान करने के लिए यदि हम इस लाइन से पहले खड़ा कर देते हैं तो यह दोनों का जो बीच का अंतर है यही क्या है, विभेद है। जॉन रॉल्स कहते हैं कि यदि ऐसा विभेद किया जाता है, ऐसी स्थिति बनाई जाती है तो वह वास्तव में अन्यायपूर्ण नहीं है अपितु न्यायपूर्ण है, क्योंकि समाज में पिछड़ों को अगड़ों के साथ, अग्रिम पंक्ति में व्यक्ति हैं उनके साथ लाने के लिए यदि थोड़ा बहुत भेदभाव किया जाता है, पिछड़ों को अधिक पुनर्बलन दिया जाता है या अधिक आच्छादित किया जाता है तो वह गलत नहीं है। रॉल्स ने कहा है कि किसी भी समाज की मुख्य समस्या वहाँ उपस्थित या जो समाज में प्राकृतिक वस्तुएं हैं या सामाजिक वस्तुएं हैं जिनको उन्होंने प्राथमिक वस्तुओं का नाम दिया, उन प्राथमिक वस्तुओं का वितरण करने की समस्या ही किसी समाज की महत्वपूर्ण समस्या है। बच्चों, कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठें, क्योंकि जब भी मैं आप लोगों को कुछ बताती हूँ या इम्पोर्टेंट करके या एग्ज़ाम की दृष्टि से मैं बताती हूँ कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है तो आप उसे साथ में नोट डाउन करते हुए चलें। और वैसे तो आप जब भी वीडियो देखने बैठते हैं उस समय कॉपी पेन साथ में लेकर ही बैठें और जो भी नोट्स मैं देती हूँ उन्हें आप वीडियो पॉज करते हुए इम्पोर्टेंट के तरीके से या जो भी आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से मेरे द्वारा बताया जाता है उसे साथ साथ लिखते हुए चलें, ताकि आप लोगों के सिस्टमेटिकली नोट्स तैयार होते रहेंगे और आगे के जो मैं चैप्टर्स पढ़ाऊंगी उनके लिए आपके पास एक बेस भी होगा और उनको समझने में आसानी भी होगी। तो कॉपी और पेन साथ में लें और साथ में नोट डाउन करते हुए चलें। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि रॉल्स कहता है कि किसी भी समाज की मुख्य समस्या वहाँ न्याय की स्थापना करना है और न्याय की स्थापना के अंतर्गत प्राथमिक वस्तुओं के वितरण की समस्या मुख्य समस्या है। इन प्राथमिक वस्तुओं को जॉन रॉल्स ने सुविधा के लिए दो भागों में बांटा है। पहली है प्राकृतिक प्राथमिक वस्तुएं, यानी जो प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति के द्वारा हमें प्रदान की गई हैं, और दूसरी है सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं। अब प्राकृतिक प्राथमिक वस्तुओं के अंतर्गत आती है बुद्धि, स्वास्थ्य, यानी ये ऐसी वस्तुएं हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, लेकिन राज्य के द्वारा यह प्रयास किया जाना चाहिए कि वे इन प्राकृतिक प्राथमिक वस्तुओं के संवर्धन यानी वृद्धि के लिए भी प्रयास करें। इनमें निपुणता और सुधार का तथा विकास का प्रयास राज्य के द्वारा हमेशा किया जाता रहना चाहिए। यानी शिक्षा या चिकित्सा जैसी व्यवस्थाओं में सुधार के लिए राज्य को हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। दूसरी है सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं। सामाजिक प्राथमिक वस्तुओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता पहली प्राथमिक वस्तु है। सामाजिक प्राथमिक वस्तुओं के अंतर्गत यानी व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और उस स्वतंत्रता का मानक है अधिकतम स्वतंत्रता। बच्चों नोट कीजिएगा, अधिकतम स्वतंत्रता से तात्पर्य होता है कि व्यक्ति स्वतंत्रता के बदले किसी भी उच्चतम से उच्चतम लाभ को प्राप्त करने का आकांक्षी नहीं होता। यानी उच्चतम स्वतंत्रता, अधिकतम स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जो किसी भी लाभ को एक तरफ करती है और स्वतंत्रता को एक तरफ करती है, चाहे वह किसी भी रूप में हो, चाहे वह राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करने के रूप में हो, शासन में भागीदारी करने के रूप में हो, व्यक्ति का विधि के समान सम्मान संरक्षण के अंतर्गत हो, या मौलिक अधिकारों का प्रयोग करने के रूप में हो, या धार्मिक स्वतंत्रता हो, किसी भी रूप में हो, व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता पहली प्राथमिकता है। इसे ही अधिकतम स्वतंत्रता कहा गया है। अधिकतम स्वतंत्रता से यह तात्पर्य नहीं है कि जो मर्जी आए वो करें, यानी स्वतंत्रता हर रूप में होनी चाहिए और स्वतंत्रता के बदले व्यक्ति अन्य किसी भी लाभ को प्राप्त करना नहीं चाहता। दूसरा है व्यक्ति के द्वारा अर्जन की गई धन या संपदा का संरक्षण प्राप्ति का अधिकार। तीसरा है अवसर की समानता या शक्तियाँ। अब व्यक्ति शक्तिशाली कब होगा?
जब उसे अपने आप को साबित करने का, प्रूव करने का मौका मिलेगा, और इसके लिए उसे क्या मिलनी चाहिए? चांसेस, अपॉर्चुनिटीज़, अवसर। अब जब अवसर किसी व्यक्ति को मिलेंगे तो वह समान विकास रेखा पर खड़ा होकर अपना विकास करने का कार्य कर पाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, चौथी बात, वह है व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा और व्यक्ति के सम्मान को रोल्स ने अपने विचार बिंदु का केंद्र बनाया है, सेंटर पॉइंट बनाया है। और यह कहता है, जैसे इसने कहा भी है, आत्मन साध्य से पहले कोई भी साध्य व्यक्ति से पूर्व नहीं है। तो व्यक्ति की गरिमा और व्यक्ति के महत्व को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो। हीनतम से हीनतम, कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति को भी इन्होंने समाज के लिए महत्वपूर्ण माना है। जो भी बात साथ में उदाहरण देती हूँ या बातें बताती हूँ, उन्हें आप एरो करके साथ में लिखें। जब आप नोट्स बाद में पढ़ें, कुछ समय बाद में पढ़ें, तो आप लोगों को ये समझने में सहायता प्रदान करेंगे। और आप जब उस टाइम वीडियो देखें तो आप फट से उस चीज़ को समझ पाएंगे। जिस भी चीज़ में आपको समझने में दिक्कत आ रही है, वीडियो पॉज करके या बैक करके वापस उसे देखें, 1 या 2 बार देखें, तब आपको वह चीज़ समझ में आने लगेगी। वैसे हम लोगों ने प्रयास किया है कि आपको सरल से सरल तरीके से कोई भी सिद्धांत या कोई भी थ्योरी है या कोई भी संकल्पना है, उसको समझाने का प्रयास करें। तो इस तरह से बच्चों, जॉन रोल्स कहता है कि किसी भी समाज के अंतर्गत जब प्राकृतिक वस्तुओं का वितरण किया जाता है तो वो एक मौलिक सिद्धांत, जिसे उन्होंने नैतिक सिद्धांत का नाम दिया है, उस नैतिक सिद्धांत की अवधारणा के द्वारा, उस मौलिक नैतिक सिद्धांत के द्वारा ही वितरित की जाएगी, अपनाई जाएंगी, यानी उसे मानक सूत्र माना जाएगा। और एक और दूसरी बात वह है क्रमिकता के रूप में, यानी क्रम वाइज, ये क्रम वाइज होने चाहिए। और ये क्रम वाइज जब व्यक्ति को प्राप्त होंगे तभी व्यक्ति को लाभ प्राप्त होगा। इस क्रम में पहला क्रम है व्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी अधिकतम स्वतंत्रता, जिसको मैंने आप लोगों को अभी समझाया है। अधिकतम स्वतंत्रता से तात्पर्य होता है व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता प्राथमिकता में है और बाकी अन्य सारी बातें फिर सेकेंडरी हैं। दूसरी है अवसर की समानता। व्यक्तियों को अवसर की समानता होनी चाहिए, सभी को अपना विकास करने के लिए अवसर प्राप्त होने चाहिए, इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और तीसरी है भेद मूलक समानता, जिसे मैंने आप लोगों को विभेद के नियम के माध्यम से समझाया कि समाज में भेद मूलक समानता स्थापित की जाती है, यानी एक पिछड़े वर्ग को आगे वाले वर्ग के समकक्ष लाने के लिए यदि हम लोगों को थोड़ा बहुत विभेद करना पड़ता है, राज्य के द्वारा ऐसा किया जाता है, कुछ अधिक सुविधाएं दी जाती हैं, तो वे गलत नहीं है, क्योंकि उनका अंतिम ध्येय क्या है? समानता की स्थापना करना। और इस समानता को ही भेद मूलक समानता जॉन रोल्स ने कहा है कि चाहे राज्य कोई भी क्षेत्र हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, उसका उद्देश्य क्या रहता है? सर्व कल्याण। अब सर्व कल्याण कब होगा? जब यहाँ 10 लोग बैठे हैं और 10 के 10 का विकास हो जाएगा, तब वह सर्व कल्याण होगा। इसी आधार पर जॉन रोल्स ने बेंथम की आलोचना की है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों, जॉन रोल्स के जो न्याय सिद्धांत है उसको अगर हम मोटे मोटे रूप में देखें तो वह 3 बातों को प्रमुखता देता है। पहला है अधिकतम स्वतंत्रता, दूसरा है अवसर की समानता और तीसरा है भेद मूलक समानता। इन तीनों चीज़ों के माध्यम से वह यह स्थापित करना चाहता है कि स्वतंत्रता के द्वारा व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग करे, और अधिकारों का प्रयोग कब कर पाएगा? जब उसे अवसर प्राप्त होंगे, और इन अवसरों में भी उन व्यक्तियों को प्रमुखता दी जाएंगी जो समाज में पिछड़े हुए हैं। इसे भेद मूलक समानता कहा। जॉन रोल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को समझाने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त थ्योरी दी है, जिसे वेल्स ऑफ इग्नोरेंस कहते हैं। वेल ऑफ इग्नोरेंस के अंतर्गत जॉन रोल्स ने समझाया है कि समाज में न्याय स्थापित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, या किस प्रकार से समाज में न्याय की स्थापना की जा सकती है। बच्चों, जैसे किसी भी चीज़ के अंतर्गत, जैसे हम लोग एक मूवी देखते हैं या नाटक देखते हैं तो बहुत सारे किरदार होते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, पात्र होते हैं,
और उन पात्रों को परिचय के पश्चात हम उस कहानी को समझते हैं। तो एज ए स्टोरी हम इस अज्ञानता के पर्दे सिद्धांत को समझेंगे तो हमें यह बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, और याद ही नहीं हो जाएगा अपितु चिरस्थायी लंबे समय तक, लॉन्ग पीरियड तक हमें यह याद रहेगा। जॉन रॉल्स कहते हैं कि जैसे समाज की या राज्य की स्थापना के लिए सामाजिक अनुबंधवादी विचारकों यानी सामाजिक समझौतावादी विचारकों में लोक की थ्योरी है, उसी प्रकार से हमारी भी यह सामाजिक अनुबंध की थ्योरी है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि रॉल्स ने सामाजिक अनुबंध की प्रणाली के माध्यम से अपने इस सिद्धांत को समझाया है। जॉन रॉल्स इसे तार्किक रूप देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति समाज में आने से पूर्व एक अज्ञानता की स्थिति में होता है, और वे सब अज्ञानता की स्थिति में बैठकर प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग क्या करता है, अपने भावी जीवन के लिए कुछ नियम तय करता है। वही अज्ञानता का पर्दा सिद्धांत है। अब उन नियमों के माध्यम से क्या होता है, उन नियमों के माध्यम से न्याय की स्थापना होती है। अब इस अनुबंध की स्थिति या अज्ञानता का पर्दा जो कहानी है उसमें कैरेक्टर क्या क्या है। मूल स्थिति यानी व्यक्ति किस स्थिति में रहेगा, अपनी मूल प्रारंभिक स्थिति में, या जैसे कि जॉन लॉक ने बताया है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य विचरण करता है और तब कहीं उसे राज्य की जाकर आवश्यकता महसूस होती है तो मिलकर समझौता करते हैं और समझौते के उपरांत राज्य नामक संरचना का जन्म होता है। इसी प्रकार से इस तार्किक प्रणाली का सहारा लेते हुए जॉन रॉल्स कहते हैं कि व्यक्ति अपनी मूल स्थिति में रहता है, पर व्यक्ति कैसा है, विवेकशील है, वह करता है, करने वाला है। तो कैसा हुआ, विवेकशील करता हुआ। लेकिन ये विवेकशील करता अज्ञानता में बैठा है, क्योंकि उसके पीछे एक अज्ञानता का पर्दा है। आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कैसी परेशानियां हैं, क्या परेशानियों का निदान कैसे किया जा सकता है, यह उसे कुछ भी नहीं पता है। तो कैसी स्थिति में है, वह अज्ञानता के पर्दे के पीछे की स्थिति में। जैसे हम लोग नाटक देखने जाते हैं और पीछे जो नाटककार हैं वह किस प्रकार से अपने नाटक का मंचन करेंगे, इस बारे में हम लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। जब पर्दा हटता है तभी हम देख पाते हैं ना। ऐसी स्थिति इस अज्ञानता के पर्दे की स्थिति में है। हम लोग पर्दे के इधर बैठे हुए हैं और देख रहे हैं अपनी मूल स्थिति में कि होने वाला क्या है। लेकिन हम में और उनमें इस स्थिति में अंतर यह है कि हम लोग केवल दर्शक हैं, लेकिन जो जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का विवेकशील करता है वह खुद करने वाला है, क्योंकि वह करता है, खुद अपने लिए नियम बनाने वाला है। वह योग्य है, सक्षम है, क्योंकि विवेकशील भी है, और इस सक्षम व्यक्ति की कुछ आवश्यकताएं भी हैं, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति वह भावी समाज के माध्यम से करना चाहता है। बच्चों, ये कैरेक्टर्स के बारे में जाना कि मूल स्थिति है, मूल स्थिति में एक विवेकशील कर्ता है, और उस विवेकशील कर्ता के सामने अज्ञानता का पर्दा है, और उस पर्दे के पीछे बैठे व्यक्ति में बहुत सारी योग्यताएं हैं, बहुत सारी निपुणताएं हैं, और उस व्यक्ति की असीम आवश्यकताएं भी हैं। अब पढ़ते हैं जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत को। जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के अंतर्गत वेल्स ऑफ इग्नोरेंस थ्योरी कहा जाता है इस थ्योरी को। इस थ्योरी के अंतर्गत यह बताया गया है कि व्यक्ति मूल स्थिति के अंतर्गत बैठा है, और वह व्यक्ति नैतिक है, तार्किक है, बौद्धिक है, विवेकशील है, पर स्वार्थी नहीं है। वह अपने हित की बात नहीं करता है, वह ईर्ष्यालु भी नहीं है, वह दूसरे के हित को भी प्रमुखता देता है। अब इन सारी स्थितियों के कारण वह व्यक्ति कैसा हुआ, योग्यवान हुआ, क्षमतावान हुआ, और सबके हितों की पूर्ति करने वाला हुआ। अब इस स्थिति में व्यक्ति क्या करता है, जो भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं या जो सामाजिक वस्तुएं हैं जिन्हें जॉन रॉल्स ने प्राथमिक वस्तुओं का नाम दिया है, उन प्राथमिक वस्तुओं का वितरण करना है। यहाँ विवेकशील व्यक्तियों को अलग अलग स्थितियों में निर्धारित करना है कि उन प्राथमिक वस्तुओं का वितरण कैसे किया जाए, और इनके वितरण के दो मार्ग हैं। एक मार्ग है सुरक्षापूर्ण मार्ग, और दूसरा मार्ग है वो थोड़ा
जोखिम वाला है, क्योंकि व्यक्ति इतना हित तो हमेशा अपना करना चाहता है कि कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहता, तो वह कम जोखिम वाले मार्ग को अपनाता है और क्या करता है, सोचता है कि समाज में भावी कल्पनाएं करता है कि समाज में भावी व्यक्ति किस प्रकार से क्या क्या कार्य करेगा। इस स्थिति को तार्किक तरीके से सोचने पर वह हीनतम व्यक्ति को अधिक लाभ पहुंचाने का प्रयास करता है और इस प्रयास के अंतर्गत वह यह चाहता है कि समाज में सबसे कमजोर व्यक्ति को भी लाभ पहुंचे। क्या पता मैं समाज में इस स्थिति के अंतर्गत हूँ, क्योंकि वह स्वार्थी नहीं है, उच्च पद का आकांक्षी नहीं है। वह सोचता है कि मैं किस स्थिति में होऊंगा, इस स्थिति का भी उसे ज्ञान नहीं है। समाज में आकर संघर्ष किन किन परिस्थितियों में करने पड़ेंगे यह भी उसे पता नहीं है। तो वह क्या करता है, नियमों का निर्धारण करने और उन प्राथमिक वस्तुओं का वितरण करते समय यह ध्यान रखता है कि हीनतम व्यक्ति को, यानी हीनतम से हीनतम, निम्न से निम्नतम स्थिति वाले व्यक्ति को भी अधिकतम लाभ प्राप्त हो, और ऐसा वह अपनी तर्क बुद्धि के आधार पर करता है। तो हम लोगों ने क्या जाना बच्चों, कि व्यक्ति अपनी मूल स्थिति के अंतर्गत बैठा है और वह स्थिति कैसी है, अज्ञानता के पर्दे की पीछे की स्थिति। यह व्यक्ति नैतिक है, तार्किक है, बौद्धिक है और इसके आधार पर अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, इन सब का प्रयोग करते हुए वह इस पर्दे हटने यानी वास्तविक समाज में पदार्पण करने की स्थिति के बारे में विचार करता है और विचार करते हुए उन प्राथमिक वस्तुओं का, यानी समाज के पदों का, समाज की शक्तियों का, समाज के संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण करने का प्रयास करता है कि समाज में जब वह पदार्पण करेगा तो किन किन स्थितियाँ, क्या क्या स्थितियाँ होंगी और किन किन स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए वह सुरक्षित मार्ग को अपनाते हुए यह प्रयास करता है कि यदि समाज में कोई हीनतम से हीनतम कार्य कर रहा है, यानी कोई भी कार्य कर रहा है, उसे भी अधिकतम लाभ होना चाहिए। यही जॉन रॉल्स का अज्ञानता का पर्दा सिद्धांत है। सार रूप में कहा जा सकता है बच्चों, जॉन रॉल्स कहते हैं कि व्यक्ति अपने भावी समाज के लिए नियम बनाने से पूर्व मूल स्थिति के अंतर्गत आ जाता है और व्यक्ति बौद्धिक प्राणी होते हैं और वे बौद्धिक प्राणी अपनी मूल स्थिति में बैठकर सामाजिक अनुबंध के द्वारा, एक सामाजिक समझौते के द्वारा भावी जीवन के लिए प्राथमिक वस्तुओं का वितरण करते हैं और ये प्राथमिक वस्तुएं समाज के मूल्यवान संसाधन यानी पद, शक्तियाँ, योग्यताएं का निर्धारण करने के मापक ये सब होते हैं और इन प्राथमिक वस्तुओं का वितरण समाज में किस प्रकार से किया जाए ऐसा प्रयास करते हैं और इसके लिए वे हीनतम स्थिति को अधिक लाभवान बनाने का प्रयास करते हैं। जॉन रॉल्स की जो थ्योरी है उसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बात है कि वह समाज की जो अंतिम कड़ी है उसे वह सबसे अधिक मजबूत करना चाहते हैं। जॉन रॉल्स कहते हैं कि यदि पंक्ति के अंदर 5 लोग बैठे हैं तो ये जो 5वां व्यक्ति है इस तक यदि न्याय नहीं पहुंच पाता है तो वास्तव में न्याय है ही नहीं। जैसे कि हम एक मोतियों की माला पहनते हैं और इस मोतियों की माला की जो आखिरी कड़ी है वह कमज़ोर है तो क्या इस माला को पहन पाएंगे? नहीं। इसे ही कहा है अंतिम कड़ी, यानी जो सबसे पीछे है, जो सबसे पिछड़ा हुआ है, यदि उसका विकास नहीं होता है तो न्याय संभव ही नहीं है। तो क्या करना चाहिए? इस अंतिम कड़ी को मजबूत करना चाहिए, जिसे हम आगे सिद्धांतों में पढ़ेंगे, आच्छादन या क्षतिपूर्ति का सिद्धांत के द्वारा। तो जॉन रॉल्स की इस थ्योरी के अंतर्गत जॉन रॉल्स कहता है कि समाज की सभी कड़ियाँ जब मजबूत होंगी तभी वास्तव में न्याय की स्थापना होगी और यदि कोई कड़ी कमज़ोर है तो उस कड़ी को क्या कर देना चाहिए? अधिक मजबूत कर देना चाहिए। इसे ही कह रहा है हीनतम का अधिकतम लाभ। से बच्चों हम लोगों ने देखा कि जॉन रॉल्स अपने न्याय सिद्धांत के अंतर्गत अवसरों, पदों और शक्तियों के वितरण की बात करते हैं, जिन्हें जॉन रॉल्स ने प्राथमिक वस्तुएं कहा है, जिन्हें 2 भागों में बांटा है, प्राकृतिक और सामाजिक। याद है? आप साथ साथ नोट करते हुए चलें, जो भी मैं अंडरलाइन कर रही हूँ या इम्पोर्टेंट बता रही हूँ उसे साथ में नोट करते हुए चलें।
जॉन रॉल्स की जो न्याय सिद्धांत की अवधारणा है वह उदारवादी एवं लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ही अपनाई जा सकती है, क्योंकि वह लोकतांत्रिक पृष्ठभूमि तैयार करने का कार्य करता है। बच्चों, जॉन रॉल्स ने अपने पूर्व में प्रचलित न्याय अवधारणाएं थी, उनका खंडन किया है। उनमें से प्रमुख अवधारणा है बेंथम का उपयोगितावाद। बेंथम, हम लोगों ने न्याय की अवधारणा, उपयोगितावादी अवधारणा पढ़ी है न्याय की, याद है। बेंथम का एक प्रसिद्ध कथन है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। इसी आधार पर जॉन रॉल्स उनकी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की जो बात है ना, समझ में नहीं आती कि यदि एक व्यक्ति को भी दुख है तो दुख है। माना कि 10 में से 6 लोग स्वामी हैं, अधिकारी बन जाते हैं, लेकिन 4 लोग तो अभी भी दास ही हैं, सर्वेंट है उनके। तो इन 4 लोगों के दुख को 6 लोगों के सुख से कम नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति का अपना दुख है और हर व्यक्ति का अपना सुख है। तो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख से जो कमतर व्यक्ति रह गए, उनके दुख को कम नहीं किया जा सकता। और जॉन रॉल्स की न्याय की अवधारणा यही है कि अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुँचे। समाज की जब तक अंतिम कड़ी मजबूत नहीं होगी, तब तक समाज रूपी माला को पिरोया ही नहीं जा सकता। जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत में कुछ सिद्धांत निकल कर आते हैं। बेसिकली बच्चों, 12th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए जॉन रॉल्स का वेल ऑफ इग्नोरेंस की थ्योरी है, यानी अज्ञानता का पर्दा सिद्धांत है, वही इम्पोर्टेंट है। लेकिन आप लोगों का बेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और कई बार थोड़ा बहुत इधर उधर से प्रश्न आ जाता है, जैसे प्रक्रियात्मक शुद्धिकरण का सिद्धांत क्या है, उसका आच्छादन का सिद्धांत क्या है, या क्षतिपूर्ति का सिद्धांत क्या है, ऐसा पूछ लिया जाता है। इसके लिए आप लोगों को बहुत ही शॉर्ट में बताना चाहूँगी। शुद्ध प्रक्रियात्मक सिद्धांत कहा जाता है जॉन रॉल्स की थ्योरी को। अब जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, शुद्ध प्रक्रियात्मक, ऐसी थ्योरी जो प्रक्रिया के शुद्धिकरण पर या शुद्ध प्रक्रिया होने पर जोर देती है। अब शुद्ध प्रक्रिया किसकी? वितरण की, आवंटन की। जॉन रॉल्स कहते हैं कि समाज में जब सर्वसम्मति से ऐसे नियमों के द्वारा वितरण के साधनों का या वितरण के वस्तुओं का आधार स्वीकार कर लिया जाता है, यानी कोई शुद्ध प्रक्रिया तय कर ली जाती है कि इस निष्पक्ष प्रक्रिया के द्वारा वास्तविक संसाधनों का या जो महत्वपूर्ण प्राकृतिक वस्तुएं हैं, सामाजिक वस्तुएं हैं, इनका वितरण न्यायपूर्ण होगा, तो वही न्यायपूर्ण व्यवस्था है। यानी प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? शुद्ध होनी चाहिए। जॉन रॉल्स की दूसरी थ्योरी है वह क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। क्षति, नुकसान, घाटा। जॉन रॉल्स कहते हैं कि समाज में कुछ वर्ग या कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अत्यधिक प्रतिभाशाली होते हैं। अब इन प्रतिभाशाली व्यक्तियों की प्रतिभा का उन व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए जो समाज में हीनतम स्थिति में है। यानी हीनतम स्थिति को मजबूत करने के लिए, यानी पिछड़े व्यक्तियों को आगे लाने के लिए जब आगे वाले हाथ बढ़ाएं, ऐसी स्थिति, यानी उन व्यक्तियों की प्रतिभा को हीनतम या कमज़ोर वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने में प्रयोग में लिए जाने वाले सिद्धांत को ही क्षतिपूर्ति सिद्धांत कहा। जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत को प्राथमिकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। जैसा मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में ही जैसे ही उसके मौलिक नैतिक नियम बताए थे, उनके आधार पर बताया था कि इन्होंने क्रमिकता पर जोर दिया है। जॉन रॉल्स ने उनकी क्रमिकता पर जोर दिया है। ऐसे 3 आयाम बताए थे, याद है? हाँ, उन्हीं 3 आयामों की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। यानी पहला आयाम है, पहला बिंदु है क्रमिकता के रूप में, प्राथमिकता के रूप में, वह है अधिकतम स्वतंत्रता। और वह स्वतंत्रता हमेशा समानता पर आधारित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता और कुछ के लिए नहीं है। अधिकतम स्वतंत्रता समानता पर आधारित होनी चाहिए। दूसरी स्थिति है अवसरों की समानता। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अवसर समान होने चाहिए। और तीसरी स्थिति है भेदमूलक समानता, अर्थात सर्व कल्याण। हीनतम लोगों को, पिछड़े हुए लोगों को या कमज़ोर लोगों को आगे लाने के लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं, जो भी योजनाएं अपनाई जाती है या जो भी कल्याणपरक कार्य किए जाते हैं, उन्हें इसके अंतर्गत अपनाया जाता है। तो इस तरह से बच्चों इन तीनों को क्रमिकता के आधार पर
अपनाया जाता है और प्राथमिकता इन्हीं 3 चीज़ों के ऊपर न्याय जो विषय बिंदु है या न्याय जो हमारा अध्ययन का टॉपिक है उसके अंतर्गत दी गई है। जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत है उसे आच्छादन का सिद्धांत भी कहा जाता है, ओवरलैपिंग थ्योरी। इस थ्योरी के अंतर्गत कहता है जॉन रॉल्स कि यदि कोई भाग कमज़ोर है, यानी हीनतम व्यक्ति है या निम्नतम व्यक्ति है, कमज़ोर स्थिति में है, उस कमज़ोर स्थिति को यदि हम अधिक लाभ पहुंचाकर मजबूत कर देते हैं तो वह आच्छादन कहलाता है। यानी कि उनके हितों की पूर्ति के लिए यदि अधिक प्रयास या अधिक सुविधाएं दी जाती है तो वह आच्छादन विभेद का नियम या समतामूलक विभेदात्मक सिद्धांत इसी थ्योरी को कहा जाता है। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत को पढ़ा। पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे बहुत अच्छे से समझा होगा। वीडियो को बार बार पॉज करके देखें और साथ में इम्पोर्टेंट चीज़ें जो भी बताई गई हैं उनको नोट डाउन करते हुए चलिए। आपको पूरी तरीके से जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत समझ में आएगा। मेरे साथ बने रहिए राजनीति विज्ञान के लिए। आगे के वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।